अब लगने लगा था कि लूफेंग को समझ आ गया है कि वो इतनी आसानी से यहाँ से निकलने वाला नहीं है। और इसी के साथ हम लेटेस्ट एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। सीन अभी भी वही है जहां लूफेंग सिल्वर ए के साथ फेस टू फेस है, लेकिन सिल्वर ए की एग्जिस्टेंस लूफेंग को बिल्कुल भी स्कैर नहीं करती। वो बिना सोचे समझे तुरंत एक सील्ड टेक्निक यूज करता है और सीधा फाइट स्टार्ट कर देता है। लेकिन सिल्वर ए कोई वीक नहीं है, उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो एक बहुत ही बड़ा एनर्जी फॉर्म क्रिएट कर लेता है। इतना सब देखकर भी लूफेंग ना डरता है और ना ही पीछे हटता है, बल्कि उसे ये जानने की क्यूरियोसिटी हो जाती है कि आखिर सिल्वर ए की असली स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। इसके बाद लूफेंग अपनी तरफ से एक एनिमल टाइप पावर रिलीज करता है ताकि उसके अटैक को रोक सके। दोनों अटैक्स के टकराने से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फाइट इतनी इंटेंस हो जाती है कि ऑडियंस को काफी दूर रखा जाता है। लूफेंग का अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है, क्योंकि सिल्वर ए की स्ट्रेंथ नेचर से 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा लग रही होती है। चाहे ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी अटैक ही क्यों ना हो, फिर भी लूफेंग अपनी सारी स्ट्रेंथ कंबाइन करके भी उसे कंप्लीटली डिफीट नहीं कर पाता। इसी बीच सिल्वर ए खुद भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि लूफेंग ने उसका अटैक सक्सेसफुली होल्ड कर लिया होता है। इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि अब वो लूफेंग को अपनी और अटैक से टेस्ट करेगा। तभी एक टाइम बेस्ड पावर क्रिएट होती है जो तुरंत लूफेंग की मूवमेंट को स्टॉप कर देती है। जब सिल्वर ए अपनी टेक्निक यूज करता है तो ऐसा होना कोई अनयूजुअल बात नहीं होती। लूफेंग को रोककर सिल्वर ए इजीली ऐसा अटैक कर सकता था जिसे ओवरकम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता। लोगों को लगने लगता है कि ये लूफेंग का एंड है, क्योंकि अगर कोई इस अटैक का शिकार हो जाए तो उसकी सोल तक हर्ट हो जाती है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह होती है कि लूफेंग अपनी कॉन्शियसनेस खोकर हमेशा के लिए एक पपेट बन सकता है। लेकिन लूफेंग इतना सिंपल नहीं होता। धीरे धीरे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो अपोनेंट पर काउंटर अटैक करता है और लास्ट सेकंड्स में सिल्वर ए की टेक्निक से बाहर निकल आता है, यहां तक कि अपनी विंग्स से उस डेडली अटैक को होल्ड भी कर लेता है। लूफेंग काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन फॉर्चुनेटली वो बिल्कुल ठीक होता है और इससे वो प्रूव कर देता है कि वो सिल्वर ए से कम नहीं है। ऑडियंस को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि लूफेंग सेफ बचेगा, क्योंकि पहले कई स्ट्रॉन्ग लोग इसी टेक्निक की वजह से मर चुके होते हैं। अब लगता है कि फाइट हैंड टू हैंड कॉम्बैट की तरफ जाने वाली है। जैसे ही सिल्वर ए अपनी आंखें ओपन करता है, सबको कंफर्म हो जाता है कि अब लूफेंग का बचना मुश्किल है। लेकिन लूफेंग समझ चुका होता है कि ये सब डिवाइन पावर से बना हुआ है, जो बहुत लंबे टाइम से प्रिपेयर किया गया था, और इसी वजह से सिल्वर ए टाइम लॉ को कंट्रोल कर पा रहा होता है। सिल्वर ए लूफेंग की तारीफ करता है क्योंकि वो इतनी जल्दी सिचुएशन को समझ लेता है, लेकिन फिर सिल्वर ए अपनी सारी आंखें पूरी तरह ओपन कर देता है, जो बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि जब ऐसा होता है तो जो भी उसे सीधा देखता है वो तुरंत इल्यूजन में चला जाता है। लूफेंग रियलाइज करता है कि वो ट्रैप हो चुका है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ये उतना आसान नहीं होता जितना दिखाई देता है, क्योंकि वही सीन बार बार रिपीट होता रहता है। अब ये एक ऐसा इल्यूजन बन चुका होता है जहां रीइंकार्नेशन कभी खत्म नहीं होती, और जो भी इसमें फंस जाता है वो धीरे धीरे पूरे यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन में डूब जाता है। इस इल्यूजन के अंदर सब कुछ कंटिन्यू होता रहता है, लेकिन लूफेंग बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता। वो पूरी तरह काम रहता है और इस सिचुएशन का बेस्ट यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा इंप्रूव करता है। ये सच है कि अपने लंबे टाइम से कोई भी इस इल्यूजन से इजीली बाहर नहीं निकल पाया था, लेकिन लूफेंग ना सिर्फ इस इल्यूजन को तोड़ देता है बल्कि बाहर भी निकल आता है, जिससे सिल्वर ए भी शॉक हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि लूफेंग कैसे इस ट्रैप से निकल गया, जबकि कुछ टाइम पहले तक वो खुद एक एंडलेस साइकिल में फंसा हुआ था। लूफेंग को ऐसा फील होता है जैसे उसने 10,000 बैरियर्स क्रॉस कर लिए हों, और ये मोमेंट उसके लिए अपनी पावर टेस्ट करने का परफेक्ट चांस बन जाता है। सिल्वर ए पहले ही उसे 3 स्टेप्स का एडवांटेज दे चुका होता है और लूफेंग वो तीनों स्टेप्स सक्सेसफुली क्लियर कर लेता है। अब बारी लूफेंग की होती है, लेकिन क्राउड ऑलरेडी डिस्पर्स हो चुकी होती है, क्योंकि फाइट दूर निकल चुकी होती है। लूफेंग क्लूसो के साथ मूव करता है ताकि उसे अपनी रिस्पेक्ट दिखा सके। यहाँ तक कि सिल्वर ए भी लूफेंग के सब मूव्स और डिसीजंस को एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ और नहीं कर पाता। ये सब देखकर सब लोग काफी सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन लूफेंग फाइट कंटिन्यू नहीं करता और सिल्वर ए से दूर हटना चूज करता है। फिर भी जब सिल्वर ए का डाउनफॉल दिखाया जाता है तो वो काफी स्कैरी लगता है, क्योंकि फाइट के टाइम लूफेंग ने उसे बुरी तरह डोमिनेट किया होता है। इस बार लोग क्लियरली देख लेते हैं कि जो 10 पावरफुल वॉरियर्स पूरे नीरा केएस को ओवरटर्न कर सकते थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। और तब से सब ये सोचने लगते हैं कि लूफेंग शायद अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन है। वापस सिल्वर ए पर आते हैं, जहां लूफेंग की स्ट्रेंथ और पर्सनालिटी उसे और भी ज्यादा इंप्रेसिव लगने लगती है। लूफेंग खुद सिल्वर ए को पीस का ऑफर भी देता है। फिर सीन एलियंस के पास शिफ्ट होता है, जहां उन्हें पता चलता है कि लाइटनिंग किंग ने अपना खुद का बॉडी जला दिया था, और फिर भी सिल्वर ए लूफेंग को फिनिश नहीं कर पाया।
अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होता है कि लॉफेंग कोई नॉर्मल या इजी टारगेट नहीं है, बल्कि एक इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंस बन चुका है। सब ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अब लॉफिंग कहाँ जा रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि लॉफिंग हीमो या सिल्वर ए के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि उन दोनों ने उसके डेस्टिनेशन तक पहले ही एक्सप्लोरेशन कर रखी होती है। इसी जर्नी में लॉफिंग एक ऐसा ब्रेसलेट हासिल कर लेता है जो उसे एक स्पेशल जगह में एंटर करने की पावर देता है, जहां वो काफी खुश होता है, क्योंकि इस ब्रेसलेट की मदद से वर्चुअल यिनमो के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। और यिनमो भी सेटिस्फाइड रहता है, क्योंकि चाहे वो प्रिजन में बंद हो फिर भी वो गेम खेल सकता है, जबकि लॉफिंग अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेता है। बाद में लॉफिंग यिनमो को वो चीज देता है जो उसने प्रॉमिस की होती है, और वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि यिनमो पहले से ही गेमिंग और स्ट्रैटेजी में काफी स्ट्रांग माना जाता है। अब सीन वापस गैला की तरफ आता है, जहां उन्होंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यिनमो सिर्फ गेम्स खेलने के लिए यूज होगा। असल में उनकी होप ये थी कि इसके जरिए बाहर की दुनिया से कनेक्शन बन पाएगा, लेकिन ह्यूमंस के लिए ऐसा ट्रेजर कोई रेयर चीज नहीं होता। इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये बनती है कि लोफेंग के पास अभी भी वो चीज मौजूद है। असल में ये लोग रियस क्लैन से बिलोंग करते हैं, जो इब्लिस रेस के बीच रॉयल फैमिली मानी जाती है। इस वजह से उनका नॉर्मल लोगों के बीच रहना पॉसिबल नहीं होता। अब ऑर्डर दिया जाता है कि लोफेंग को सर्च किया जाए, और जो भी उसे पकड़ लेगा उसे उनकी तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगी। ये खबर नीरा केएस के किलर्स तक भी पहुंच जाती है, जिनके लिए ये एक गोल्डन चांस होता है, क्योंकि अगर वो लोफेंग को ढूंढ लेते हैं तो उन्हें एक पावरफुल फिगर का सपोर्ट मिल जाएगा, और फिर कोई उन्हें टच करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर सीन वापस लोफेंग पर शिफ्ट होता है, जहां वो काचावान के एल्डर्स से मिल रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि वो आगे चलकर क्या बनने वाला है, और साथ ही अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी शेयर करता है। वो डिसाइड करता है कि उन लोगों से लड़ने से पहले अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा इंक्रीज करेगा। उसे बताया जाता है कि मून बुक एक सेल्फ डिफेंस टेक्निक है, जबकि मैप एक स्पिरिचुअल टेक्निक के अंडर आता है, और इन दोनों को कंबाइन करना बिल्कुल ईजी काम नहीं है। इसके अलावा लोफेंग एनिमल टाइप टेक्निक्स का भी यूज करता है। एक टीचर होने के नाते उसे एडवाइस दी जाती है कि वो अपना फाइटिंग स्टाइल चूज करते वक्त केयरफुल रहे और गॉड्स की टेक्निक्स ब्लाइंडली कॉपी ना करे। लोफेंग बात समझ जाता है और उनकी बात मान लेता है, लेकिन 9 हॉर्न बुक जो जुसोका ने दी होती है वो लोफेंग को नई टेक्निक सीखने के लिए पुश करती है, जिससे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या उसे दोनों रास्ते फॉलो करने चाहिए या नहीं। काफी सोच विचार के बाद लोफेंग डिसाइड करता है कि वो फिलहाल स्पिरिचुअल टेक्निक्स पर ही फोकस करेगा, लेकिन अगर फ्यूचर में बैलेंस नहीं बना पाया तो वो फिर चॉइस करेगा। वो सबको अश्योर करता है कि वो उन्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, और उनसे कहता है कि टेंशन ना लें। केओस भी लोफेंग तो रोक नहीं पाता, बल्कि उसे और मोटिवेट करता है कि वो अपने पाथ पर ट्रू रहे। इसके बाद लोफेंग अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और सोर्ड्समैनशिप टेक्निक सीखने लगता है, लेकिन साथ ही वो एनिमल टेक्निक्स को भी नहीं भूलता। धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि उसके टीचर की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि मूनलाइट और स्टार दोनों अलग अलग डायरेक्शन की टेक्निक्स हैं, और जैसे जैसे उसका लेवल ऊपर जाता है वैसे वैसे वो और भी नए टेक्निक सीखने लगता है। लेकिन लोफेंग गिव अप नहीं करता। वो डिसाइड करता है कि दोनों टेक्निक्स को एक साथ ही सीखेगा, भले ही इससे उस पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़े, लेकिन धीरे हो या जल्दी वो खुद को प्रूफ करके दिखाएगा, क्योंकि अगर वो इसमें सक्सीड हो गया तो वो अपने हाथ में मौजूद दोनों न्यू पावर्स के साथ और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। ये कोई सपना या स्वीट इमेजिनेशन नहीं होती, बल्कि लोफेंग वाकई इस बात को सच करके दिखाता है। टाइम पास होता रहता है और सब लोग उस चीज के मिलने का वेट करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई साइन नहीं मिलता। चाहे फ्रूट चिल्ड्रन लगातार सर्च करते रहें, फिर भी वो जगह या होल नहीं मिल पाता। आखिरकार एक दिन वो चीज सामने आती है और एक नया सीन सबका अटेंशन खींच लेता है, जहां बात होती है 2000 साल पहले की, और सबको डाउट होता है कि ये वही सोर्स है जहां से लोफेंग की टेक्निक आई थी, क्योंकि इस पावर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टार्स चाहिए होते हैं ताकि एनिमल गॉड के सेकंड फॉर्म को संभाला जा सके। लोफेंग की मेहनत का रिवॉर्ड मिल चुका होता है, लेकिन तभी उसे अपने पास एक प्रेजेंस फील होती है, जहां एक रोबोट सामने आता है जो बिल्कुल भी नेगेटिव इंप्रेशन नहीं देता। वो लोफेंग को बताता है कि वो सीरियस के डायरेक्टर ब्लड सो का मैसेज लेकर आया है और वो लोफेंग से मिलना चाहते हैं। लोफेंग को ये एक्सपेक्ट नहीं होता कि कोई इतना बड़ा फिगर उसे पर्सनली ढूंढने आएगा, क्योंकि सुपावा सीरियस के 5 ग्रेट बीइंग्स में से एक माना जाता है। इसलिए लोफेंग उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वहां की प्रेजेंस काफी इंटिमिडेटिंग होती है। फिर भी लोफेंग क्यूरियस होता है कि इतनी जल्दी उसे क्यों ढूंढा जा रहा है, क्योंकि मेटल कैटो ही वो होता है जिसने लोफेंग को डिस्कवर किया था, और इसी वजह से वो उसे अपनी प्रोटेक्शन में रखता है और किसी को भी उसे टच करने नहीं देता। मेटल कैटो काफी एक्साइटेड होता है उनसे फेस करने के लिए, जबकि लोफेंग कामली कहता है कि जो कहना है सीधा कह दे।
फिर बात आती है एक ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस की जो उन्हें आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकती है। लो फैंग समझ जाता है कि रैसमिलिस के पास ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर से वो क्लैन के एनिमीज भी हैं। तो फिर सवाल उठता है कि वो लो फैंग को कैसे यूज करेंगे और किस बेस पर। लो फैंग को शक होता है कि शायद ये वही है जिसने यूनिवर्स में उस सिस्टम को ढूंढा था, लेकिन सामने वाला क्लियर करता है कि वर्चुअल यूनिवर्स का सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि कोई भी रूल्स उसे लो फैंग की आइडेंटिटी मिसयूज करने नहीं देते। इसके बाद लो फैंग क्यूरियस हो जाता है कि आखिर वो एक्सचेंज में क्या चाहता है। तब पता चलता है कि वो सिर्फ एक दोस्त को कांटेक्ट करना चाहता है ताकि उसे NERA-KS से फ्री करवा सके, और बदले में वो अपनी सबसे प्रेशियस चीज़ लो फैंग को देने के लिए रेडी होता है। लो फैंग सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके पास ऐसा क्या होगा जो इतने टाइम से जेल में रहने के बाद भी उसके लिए सबसे ज़्यादा कीमती हो। इसी बीच लो फैंग उसकी ट्रैकिंग करने की कोशिश करता है, जिससे सबका फोकस उस पर आ जाता है और कुछ लोग इस बात पर काफ़ी गुस्सा भी हो जाते हैं। लेकिन एपिसोड यहीं पर रुकता है और एंड में हमेशा की तरह नेक्स्ट पार्ट का प्रीव्यू दिखाया जाता है, जहां लो फैंग एक बहुत ही पावरफुल अपोनेंट से बहस और कन्फ्रंटेशन में होता है, जहां उसे वार्निंग दी जाती है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। NERA-KS में केओस फैल चुका होता है, लेकिन लो फैंग किसी भी थ्रेट से डरता नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि जो उसका है वो उसी का रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होता है जो उसके कंट्रोल से बाहर होता है, और लगता है कि ये पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि शायद NERA-KS के लीडर्स तक इससे डर जाएं।